हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो देखिएगा, गौर से समझिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पूरा जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, जितना पॉसिबल हो सके। तो देखेंगे, सबसे पहले तो ये चैप्टर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या है, कौन सा है, बताइए। फंडामेंटल है ना। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, ये चैप्टर है फंडामेंटल, यानी इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे ना, वो सारा बेसिक बातें पढ़ेंगे। पार्टनरशिप से संबंधित जितनी भी बेसिक बातें होंगी इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। हाँ, अब देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या है पार्टनरशिप। तो देखिएगा, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक, सपोज करो ये एक्स है और ये वाई है, जब दो, कम से कम दो और दो से अधिक, लेकिन याद रहे मैक्सिमम 50। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टनर रहेगा, पार्टनरशिप एक्ट कवर होता है 1932 में। हाँ, तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पार्टनर चाहिए, दो, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 50। हाँ, तो देखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से अधिक लोगों के आपसी समझौता से बनाया जाता है। आपसी समझौता यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, तो ही पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। समझे। सबसे पहली बात तो देखो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए। तो कोई भी बिजनेस अगर हम लोग करते हैं, आपस में तालमेल अगर नहीं रहेगा तो फिर बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरी बात कि किसी के ऊपर जाइए और गला के ऊपर चाकू रख दीजिए, हाँ, अकेले तुमको पार्टनर बनना ही पड़ेगा। समझा, पैसा निकालो, पार्टनर तुमको बनना पड़ेगा। हाँ, तो ये भी कहीं से जस्टिफाई नहीं होता है कि आप किसी को जबरदस्ती पार्टनर बनाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पार्टनर के बीच में, तो ही पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। दूसरी समस्या कि सर ये पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करे तो करे क्यों। हाँ, मान लो ये एक्स था, एक्स पहले कौन सा बिजनेस कर रहा था, तो सोल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा था। जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या कर रहा था बाबू, सोल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा था। अब इसको चाहिए ज्यादा कमाई, तो एक्स को चाहिए ज्यादा कमाई, तो ये क्या सोचा कि भाई ज्यादा कमाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, पार्टनर की संख्या बढ़ा लेते हैं। ये गया बैंक के पास लोन लेने, बैंक से हालांकि लोन भी हो जाता, लेकिन ये सोचा कि भाई उतना नहीं, अब मुझे और ज्यादा कमाना है और लोग चाहिए मेरे साथ। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होगा उतना ज्यादा कमाई होगा। हाँ, और पार्टनर बनाना। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। हाँ, सोल ट्रेडिंग से पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया। किसमें किया बाबू, पार्टनरशिप बिजनेस में। तो नॉर्मली आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि पार्टनरशिप है क्या। तो कम से कम दो लोग और ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों का एक टीम है जो किसी भी बिजनेस को करने के लिए रेडी होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट आपस में बांटना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो सोल ट्रेडिंग का बिजनेस पहले चल रहा होगा, उसके बाद में फिर क्या है कि उसी का थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है पार्टनरशिप बिजनेस। हाँ, चलो फिर देखते हैं आगे। चलिए तो देखते हैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन। और ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन कवर किया गया वो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में का पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है उसको कवर किया गया। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन पार्टनरशिप क्या है बाबू, रिलेशन है। समझे, कितने रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, जो एग्रीड होता है टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के लिए, ऑफ ए बिजनेस, जो भी बिजनेस से आएगा। हाँ, और कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या निकल के आता है। तो देखिए, इस लाइन का मीनिंग निकल के आता है कि पार्टनरशिप क्या है, तो रिलेशन है। रिलेशन यहाँ पे स्पष्ट किए, कितने लोगों का, दो या दो से अधिक लोगों का। दो या दो से कितने अधिक सर, 50 लोगों तक का। हाँ, दो, मिनिमम दो और मैक्सिमम 50 लोगों तक का ये एक रिलेशन है। हाँ, उसके बाद देखेंगे हु हैव एग्रीड,
पार्टनरशिप में हम बताया है कि क्या होना चाहिए, जो भी पार्टनर बनता है वो एग्रीड होना चाहिए, एक एग्रीमेंट के तहत उसे पार्टनर बनाया जाता है, जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं चलती। हाँ, किन बातों पे एग्रीड होना चाहिए, तो देखो पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट कमाई होगा उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर आपस में बांटेंगे, इन बातों का एग्रीमेंट होना चाहिए। समझ गया ना? और एग्रीमेंट में और भी बहुत सारे बातें कवर किया जाता है। तो देखिएगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस है क्या? अभी तक जो हम समझे कि रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों, अधिक मतलब 50 लोगों का एक एग्रीमेंट है। हाँ, वहां से जो प्रॉफिट आएगा सभी पार्टनर आपस में बांटेंगे तो ही पार्टनरशिप कहलाएगा। और लॉस अगर हो गया सर, तो लॉस भी सभी पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा। हाँ, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ध्यान दीजिएगा, बिजनेस कैरिड बाय ऑल। अब मान लो कि ये एक एक्स है, वाई है, और ये कौन है? जेड है। हाँ, तो देखो एक्स है, वाई है, जेड है। अब एक्स वाई जेड मिलके क्या किया? ये पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, ये फॉर्म चालू किया। हाँ, अब ध्यान देना बाबू, ये एक्स वाई जेड ये सभी लोग मिलके, हाँ ये सभी लोग मिलके इस फॉर्म के लिए काम कर सकता है, या कोई एक बंदा, ये कोई एक बंदा, सपोज करो जेड है, जेड को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जेड किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर कर लेता है तो ये माना जाएगा कि एक्स वाई और जेड सारे लोग उस एग्रीमेंट पे हाँ बोल दिया। यानी कहने का सेंस ये है कि देखो पार्टनर और फर्म के बीच क्या होता है? रिलेशन एजेंट, एजेंट और प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मतलब ऑनर। ध्यान दीजिएगा, एजेंट और प्रिंसिपल मतलब ऑनर, समझे? तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। तो पार्टनर अपने फर्म का ऑनर भी होता है और साथ साथ एजेंट भी होता है। तो प्रत्येक पार्टनर को ये पूरा अधिकार है कि अपने फर्म को रिप्रेजेंट करे। हाँ, यानी इस लाइन का मीनिंग ये निकल के आता है कि सभी पार्टनर एक साथ मिलकर इस फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, इस फर्म के लिए काम कर सकता है, या कोई एक पार्टनर भी इस पूरे फर्म के लिए काम कर सकता है। समझ में आया? या ये पूरा फर्म इन सारे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या ये पार्टनर, इनमें से कोई एक पार्टनर सारे फर्म को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। काम यही, मतलब इसका मीनिंग यही होगा कि पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग नहीं होता है। समझे? आइए फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट ध्यान से देखते हैं। फिर क्या है कि देखो मीनिंग बताया है पार्टनर, पार्टनर क्या होता है? तो देखो जैसे कि ये एक्स, एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्स क्या है इस फॉर्म का? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करूं तो एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पार्टनर। अगर मैं अकेले अकेले एक्स के बारे में, वाई के बारे में बात करूं, जेड के बारे में बात करूं तो ये कहलाएगा पार्टनर। अब फर्म का मतलब ये होगा जहां पे ये सारे लोग मिलके काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म। समझ में आ रहा है? तो फर्म का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया, फर्म्स नेम। अब ये फर्म का नाम कुछ होगा। हाँ, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं एक्स वाई जेड एसोसिएट नाम रख देते हैं इस फर्म का। तो एक्स वाई जेड के नाम से एक फर्म बना दिया गया। हाँ, और एक वर्ड है जो छूटा हुआ है, यहाँ पे कवर नहीं है, एक वर्ड होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, तो देखिएगा पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होगा? सपोज करो एक्स है, वाई है, हाँ, और जेड है। एक्स वाई और जेड, अब मान लीजिए एक्स वाई जेड किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए एक एग्रीमेंट बना लिया कि हाँ इस काम को हम लोग करेंगे, तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप। समझे? तो ये तीन वर्ड है, पार्टनर्स, पार्टनर्स, फर्म और फर्म्स नेम। फिर अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है। उसके बाद देखते हैं नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नाम समझ गए। अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि पार्टनरशिप की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर सेम ही है। हाँ, तो देखो अभी हमने डेफिनेशन में कवर किया था कि कितना, दो या दो से अधिक लोगों का एक क्या है? संगठन है पार्टनरशिप। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन, मोर में याद रखिएगा 50 से ज्यादा नहीं। हाँ, तो नॉट मोर देन 50, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 50।
50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर पार्टनर से बिजनेस की दूसरी विशेषता क्या है कि एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट देखना बाबू, एग्रीमेंट क्या है। तो कोई भी पार्टनर को हम जोर जबरदस्ती पार्टनर नहीं बना सकते हैं, एक एग्रीमेंट के तहत ही उसको पार्टनर बनाएंगे, समझे। जब उसको मन होगा तभी वो पार्टनर पार्टनर बनने के लिए रेडी होगा। हाँ, तो देखिएगा एग्रीमेंट हम दो तरीका से करते हैं, आगे फिर डिस्कशन करेंगे। ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटेन भी हो सकता है। मान लो कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक्स वाई, मतलब ऐसे बोल के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है बिना कहीं कुछ लिखे हुए। हाँ, और रिटेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो एग्रीमेंट ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। बिजनेस कैसा होना चाहिए बाबू, लॉफुल होना चाहिए। हाँ, जो भी बिजनेस करे वो कानून के नजर में लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर से बिजनेस जब भी किया जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए किया जाता है। इन केस ऑफ लॉस अगर हो जाए तो लॉस भी शेयर किया जाएगा पार्टनर लोगों के द्वारा। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिजनेस में, बिना अंडरस्टैंडिंग का हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा कह रहा है कि सपोज करो एक्स कह रहा है मैं मार्कर बनाऊंगा, एक्स क्या कह रहा है मैं मार्कर बनाऊंगा। हाँ, और वाई क्या कह रहा है, वाई कह रहा है मैं ये कोल्ड ड्रिंक बनाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक बनाऊंगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं इन दोनों के बीच, एक्स के बीच और वाई के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं। दोनों बंदा अगर सेम चीज बनाएगा तो ही पार्टनरशिप हो सकता है। तो इन दोनों के बीच कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, एक कह रहा है मैं मार्कर बनाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं कोल्ड ड्रिंक बनाऊंगा, तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता इन दोनों के बीच। हाँ, फिर अगला देखते हैं नो सेपरेट एंटिटी। तो पार्टनरशिप में लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से फर्म और फर्म के अंदर जो भी पार्टनर होता है, ये सपोज करो फर्म और फर्म के अंदर जो भी पार्टनर होता है, हाँ, इसके बीच में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। यानी फर्म फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं होता, ना पार्टनर अपने फर्म से अलग होता। अगर पार्टनर ने कोई गलती करा है तो पूरे फर्म पे इफेक्ट आएगा, अगर फर्म ने कोई गलती करा है तो पूरे मतलब जो भी वहां पे पार्टनर है उन पे इफेक्ट आएगा। मतलब दोनों के बीच सेपरेट एंटिटी नहीं लागू। जैसे कंपनी में होता है ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है, उस प्रकार का यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज अब देखते हैं पार्टनरशिप में क्या है कि मान लो कि कोई ये एक्स है, ये वाई है। हाँ, और ये उसका फर्म है। अब ध्यान दीजिएगा, ये फर्म ने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया। 5 लाख रुपया, कितना लिया, 5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। अब एक्स है, वाई, सपोज कीजिए कि वाई मर गया या वाई कहीं भाग गया। हाँ, वाई कहीं भाग गया। अब बैंक किसको पकड़ा, देखो बैंक किसको पकड़ेगा, एक्स जो मौजूद है एक्स को पकड़ेगा। और ये 2 लाख रुपया लगाया था और ये 4 लाख रुपया लगाया था फॉर्म में। हाँ, अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कैपिटल कितनी है फॉर्म के अंदर, किसने कितना पूंजी लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टनर पकड़ाएगा उससे बैंक लोन वसूलेगा। यानी आपकी जो लाइबिलिटीज है ना अनलिमिटेड है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है ये 4 लाख लगाया तो इसकी लाइबिलिटीज ज्यादा होगा और ये 2 लाख लगाया तो इसकी लाइबिलिटीज कम होगा। इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है। हर पार्टनर का लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है, कोई भी पार्टनर किसी भी लाइबिलिटीज में बराबर का हकदार होता है, समझे। उसके बाद देखिए नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। अब मान लो कि एक्स और वाई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म, एक फर्म खोला। हाँ, अब इस फर्म में चाहता है कि जेड आ जाए। हाँ, तो भैया जेड तभी आएगा, जेड तभी आएगा, या सपोज कीजिए एक्स, एक्स का बेटा कौन है, जेड है। हाँ, अब एक्स चाहता है कि भैया मैं फर्म से हट जाऊं और मैं अपने जगह किसको लेके आ जाऊं, जेड को लेके आ जाऊं। तो जब तक वाई एग्री नहीं होगा तब तक आप जेड को नहीं ला सकते हैं, समझे। किसी भी नए पार्टनर को लाने के लिए या अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हम अपने जगह किसी दूसरे पार्टनर को अगर लाएंगे तो जितने भी पार्टनर है पहले से उन सबको रेडी होना पड़ेगा। जब वो हाँ कहेगा तो ही मैं अपने जगह पे किसी और को पार्टनर ला सकता हूँ। सपोज करो मैं अपने बेटे को लाना चाहता हूँ
तो इससे पहले क्या होगा कि सारे पार्टनर हाँ अगर कहेगा तो ही मैं अपने बेटे को ला पाऊंगा, अन्यथा मैं अपने बेटे को पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं ला पाऊंगा अपनी जगह। हाँ, चलिए, तो यही लिखा हुआ है कुछ लाइन सब। हाँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हाँ पर्सन, पर्सन में बताना भूल गया। देखो पर्सन के बारे में वैसे पार्टनरशिप में तो कुछ नहीं कहा गया है, पर्सन के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कुछ बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो भी पर्सन आपका पार्टनर बनेगा तो सबसे पहले देखिए पर्सन शुड बी, देखो पर्सन शुड बी, हाँ, तो पर्सन शुड बी साउंड माइंडेड, साउंड माइंडेड। तो पर्सन का क्या है, दिमागी हालत ठीक होना चाहिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सीजनली पागल हो। सीजनली पागल का मतलब ये होता है कि जो कभी कभी पागल हो जाता है, सपोज करो उसका दिमाग का इलाज चल रहा है और पार्टनर को पता ही नहीं था। मान लेते हैं जो भी बंदा उसके साथ बिजनेस करना चाह रहा है उसे पता ही नहीं था कि इसके पास कुछ मेंटल इशू है। हाँ, और उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया, तो ये गलती उस बंदा का माना जाएगा जिन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप किया है। हाँ, तो पार्टनरशिप में स्पेसिफाइड नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया है कि किस तरह का बंदा होना चाहिए। हाँ, तो पर्सन सबसे पहले देखिए, उतना एक्ट हम डिटेल में जा नहीं रहे हैं, तो बस थोड़ा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सन जो होना चाहिए वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, यानी दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा चीज, नॉट माइनर, नॉट माइनर। जो भी पर्सन होना चाहिए वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से माइनर को हम लोग पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते हैं। और दूसरा चीज, हाँ, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो देखो नो, नो एनी टाइप ऑफ, नो एनी टाइप ऑफ क्राइम, क्राइम ऑफेंस। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पर्सन को हम पार्टनर बना रहे हैं उसके ऊपर क्राइम, या मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल होता है जिसके ऊपर केस उस चल रहा होता है, तो इस तरह का भी बंदा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो पर्सन शुड बी नो एनी टाइप ऑफ क्राइम ऑफेंस, पर्सन के ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर्सन शुड बी नॉट माइनर, वो बंदा माइनर नहीं होना चाहिए जिसके साथ पार्टनरशिप करना है। और पर्सन शुड बी साउंड माइंडेड। हाँ, तो पर्सन क्या होना चाहिए बाबू, साउंड माइंडेड होना चाहिए, दिमाग से एकदम ठीक होना चाहिए। हाँ, समझे, पागल किस्म का लोग नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं आगे, यहां तक समझ में आ गया। चलो, यहां तक समझ में आ गया होगा तो लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ लीगल स्टेटस है, हाँ, फॉर्म के बारे में, तो देखिएगा ये तो हम आगे कवर करेंगे ही। तो एक फॉर्म क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, कानून के नजर में फॉर्म को सेपरेट नहीं माना जाता है, समझे, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, सपोज करो एक्स है, तो एक्स एक पर्सन है ना, मान लीजिए एक्स एक पर्सन है और उसका जो फर्म है, हाँ फर्म है, तो कानून के नजर में ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपनी में होता है ना कि कंपनी अलग होता है और ये जो एक्स जो है वहां पे जो मेंबर काम कर रहे होते हैं, दोनों के बीच दीवार होती है सेपरेट एंटिटी का। तो यहां देखिएगा दोनों के बीच सेपरेट एंटिटी का दीवार नहीं है। आया बात समझ में, तो सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी कहने का मतलब, जब कानून फर्म को, ध्यान दीजिएगा कानून, हाँ, कानून फर्म को व्यक्ति नहीं मानता, कानून फर्म को व्यक्ति नहीं मानता है, तो जब कानून फर्म को व्यक्ति मानता ही नहीं है, तो जब ये फर्म व्यक्ति है ही नहीं, तो क्या इसके नाम से किसी प्रॉपर्टी को रखा जाएगा, बताइए, नहीं। जब ये व्यक्ति है ही नहीं तो इसके नाम से कैसे किसी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ए फर्म कैनॉट होल्ड प्रॉपर्टी इट्स ऑन नेम,
यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो किसके नाम से रहेगा, वहां के जो पर्सन है, पार्टनर है, उसके नाम से रहेगा। दूसरी चीज, ए फर्म कैनॉट sue, यानी ना फर्म किसी के ऊपर केस कर सकता है या ना फर्म के ऊपर कोई केस कर सकता है फर्म के नाम से। समझे, किसके नाम से बाबू, फर्म के नाम से, क्योंकि फर्म तो है ही नहीं, फर्म तो कहानी में है ही नहीं, किसी फिल्म में फर्म का तो कोई रोल है ही नहीं। तो जब फिल्म में फर्म का रोल है ही नहीं, तो फिर कैसे इसको हम माने कि वो इस फिल्म का कहानी, इस कहानी के पात्र है। समझे, इस कहानी के कैसे हम माने कि ये पात्र है। तो ध्यान दीजिएगा, कानून तो इसको आदमी मानता ही नहीं, कानून इसको व्यक्ति का दर्जा दिया ही नहीं। तो कैसे ये बंदा किसी के ऊपर केस करेगा या इसके ऊपर कोई केस करेगा। समझे। फिर एसेट्स ऑफ द फर्म आर ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। अब फर्म के अंदर जो भी संपत्ति रहती है, हाँ जो भी संपत्ति रहती है, यहाँ पे जितने पार्टनर रहेंगे, एक्स रहेंगे, वाई रहेंगे, जेड रहेंगे, इस सब का ज्वाइंट संपत्ति माना जाएगा। हाँ, और सेवरल एसेट्स भी माना जाएगा। अब जो जैसे लगा है संपत्ति वैसे माना जाएगा। उसके बाद में ऑल पार्टनर आर ज्वाइंटली एंड सेवरली। सभी पार्टनर साथ में और अलग अलग, हाँ, लाइबल फॉर ऑल बिजनेस ऑब्लिगेशन। बिजनेस का जो भी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि ये फर्म का जो भी लाइबिलिटीज है, फर्म में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो फर्म का जो भी लाइबिलिटीज है, सभी पार्टनर उसको साथ मिलके भी चुका सकता है या सभी पार्टनर अलग अलग करके भी चुका सकता है। हाँ, आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, एसेंशियल ऑफ आइडल पार्टनरशिप। देखिए, आइडल का मतलब क्या होता है, एक बढ़िया, एक स्वच्छ, हाँ समझे, एक अच्छा। ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा पार्टनरशिप कब माना जाएगा बताइए। तो जब म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो, जब सभी पार्टनर एक दूसरे पे विश्वास करेगा तो अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, नहीं तो ये आइडल पार्टनरशिप बिजनेस नहीं माना जाएगा। सपोज करो कि हम 4 जन मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं और वहां किसी भी पार्टनर को, किसी पार्टनर के ऊपर विश्वास है ही नहीं, तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस ज्यादा दिन रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए सभी पार्टनर को एक दूसरे पे, ऑनेस्टी डीलिंग, हाँ, जो भी पार्टनर है सब ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी डील हो रहा है फर्म के अंदर जो भी डील हो रहा है, उस सभी पार्टनर को ऑनेस्टली रूप से पता होना चाहिए। समझ में आया ना। और सभी पार्टनर को ये होना चाहिए कि भैया मेरा कॉमन गोल है, ये फर्म को रन करवाना मेरा कॉमन गोल है। समझे, यानी एक्स को अपना फायदा नहीं दिखना चाहिए, वाई को भी अपना फायदा नहीं दिखना चाहिए, जेड को भी अपना फायदा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, एक्स वाई जेड अपने फायदे के लिए काम ना करे, हाँ सभी आदमी साथ मिलके काम करे ताकि उसका फर्म अच्छा से चले और फर्म के प्रति सभी पार्टनर ऑनेस्ट रहे। हाँ, उसके बाद देखिए, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो देखो आगे हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड एक नियम कानून होता है जिसमें किस पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, फर्म का क्या नाम है, फर्म का क्या मतलब कब बना था, मतलब फर्म संबंधित, फर्म को बनाने संबंधित जितने भी नियम कानून होंगे फर्म के अंदर, ये सारा कुछ मतलब एक रिटन लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, एक स्टाम्प पेपर पे, जहां पे कोर्ट का सिग्नेचर होता है। समझे। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये पार्टनरशिप डीड में जो भी रूल्स लिखा है, इसके अगेंस्ट हमें काम नहीं करना है। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट हम काम करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप डीड को हम क्या कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं। तो ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, तो पार्टनरशिप डीड का हमें क्या करना चाहिए कि सम्मान करना चाहिए। समझे। उसके बाद देखो, ट्रस्ट एंड फेयर अकाउंट्स। अकाउंट्स मान लो जो भी बन रहा है, सभी पार्टनर को उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। समझे। अब ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर वहां पे नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको हम खूब ठग रहे हैं। मान लो कि हो क्या रहा है कि देखो, एक्स है, सपोज कीजिए एमबीए, हाँ जेड है सीए, और ये बेचारा है 10th पास, ये 10th पास है। हाँ, अब पैसा इसके पास था, इसको हम लोग क्या किए, पार्टनर बना लिए। हाँ, इसको हम लोगों ने पार्टनर बना लिया 10th वाले को। हाँ, अब 10th वाले भाई साहब को कुछ पता है नहीं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जो भी अकाउंट्स का है वो गलत सलत चीज हम इसको बता रहे हैं कि बाबू ऐसे है, ये है, वो है, बिजनेस घाटा में चल रहा है। समझ गए ना। तो इसको कुछ हम इन्फॉर्म दे ही नहीं रहे ढंग से। हाँ, तो अगर इसको इन्फॉर्म नहीं दे रहे ढंग से, तो ये क्या हो गया, ट्रू एंड फेयर भी
ऑफ अकाउंट्स हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके सामने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टनर है सबको सही सही जानकारी रहना चाहिए वहां पे जो भी अकाउंट्स है उसके बारे में। और तीसरी बात कि जब अकाउंट्स हम बना रहे होते हैं तो अकाउंट्स के अंदर किसी भी बात को छुपाया ना जाए। जब हम अकाउंटिंग कर रहे फॉर्म में तो किसी भी बात को छुपाया नहीं जाए। वो जो भी बात है बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ेगा। वो इसको भी पता होना चाहिए, इसको भी पता होना चाहिए और इसको भी पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा हुआ है फॉर्म के संबंध में। उसके बाद देखते हैं रेंडरिंग ट्रू एंड फुल इंफॉर्मेशन। तो चलिए अभी जो आपको समझा है बस इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। तो क्या है कि जो भी आपका पार्टनरशिप फर्म जो भी अकाउंटिंग करता है ना, तो इसके अंदर होना क्या चाहिए, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए बाबू, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी पार्टनर है सबको वहां पे क्या हो रहा है उसकी फुल इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए उस बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। उस पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है सबको पूरी ज्ञान होनी चाहिए। हाँ, देखिए ये दोनों पॉइंट मिला के एक ही बात निकलता है लगभग लगभग। हाँ, फिर अगला देखते हैं हम। अब देखिएगा, अब कुछ क्या रह गया था, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कमी को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 लागू किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो पार्टनरशिप में बहुत सारी कमी थी। क्या सब कमी थी आपको तो अभी तक अंदाज हो ही गया होगा कि मान लो फॉर्म कोई गलती करता है तो सभी पार्टनर फंस जाता है ना, वहां पे सेपरेट एंटिटी लागू है, ओरल एग्रीमेंट से भी काम निकल सकता था वहां पे, समझ गए ना, तो बहुत तरह का दिक्कत था वहां पे। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्रकार की कुछ कमी रह गई थी। अब इन सब कमी को दूर करने के लिए एलएलपी एक्ट लागू हुआ। हाँ, और एलएलपी एक्ट को अब सीखते हैं हम लोग। तो आइए बाबू सबसे पहले जानते हैं कि एलएलपी एक्ट आपको पता है, हम तो यहाँ लिख ही दिए हैं 2008। तो याद रखिएगा एलएलपी का पूरा नाम होता है लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। ये एक्ट कब लागू हुआ था, 2008 में आया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच अंतर को अगर हम देख ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एलएलपी। देखिए, तो पार्टनरशिप में बाबू क्या था कि सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कवर होता था 1932 में और एलएलपी कवर होता है एक्ट 2008 में। तो सबसे पहले एक्ट में डिफरेंस है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एलएलपी एक्ट 2008 है। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस, ये कैसे चालू होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को चालू करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन इसको हम क्रिएटेड बाय लॉ। एग्रीमेंट यहाँ पे क्या है कि ओरल भी काम चल जाएगा और रिटन भी काम चल जाएगा। हाँ, कि हम लोग बात की और पार्टनरशिप चालू हो सकता है कि एग्रीमेंट बना के, लेकिन यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कानून के द्वारा आपको बनाया जाता है। एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म का जो गठन होता है वो एक बहुत लंबे प्रक्रिया मतलब डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, मन है तो करवाओ, नहीं मन है तो नहीं करवाओ। लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना, बिना रजिस्ट्रेशन आप व्यवसाय नहीं स्टार्ट कर सकते एलएलपी के अंदर, ये मैंडेटरी है। हाँ, उसके बाद में देखते हैं पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, फॉर्म और पार्टनर के बीच कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फॉर्म और पार्टनर के बीच डिफरेंस है। फॉर्म की गलती फॉर्म की ही गलती मानी जाएगी, पार्टनर की गलती पार्टनर की ही गलती मानी जाएगी। फॉर्म अगर नहीं चुका पाता है किसी लाइबिलिटीज को तो फॉर्म का संपत्ति बेचा जाएगा एलएलपी में, पार्टनर का प्राइवेट संपत्ति नहीं बेचा जाएगा। आइए फिर ध्यान देते हैं
नंबर्स ऑफ पार्टनर का बात किया जाए तो मिनिमम यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम पार्टनरशिप में पार्टनर की संख्या 50 है। एलएलपी में मिनिमम पार्टनर की संख्या तो 2 ही है, बट मैक्सिमम पार्टनर की संख्या नो लिमिट। उसके बाद आगे देखते हैं पार्टनरशिप एसेट्स। अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट होल्ड, पार्टनरशिप फॉर्म अपने मतलब संपत्ति को, समझ गए ना, पार्टनरशिप फॉर्म संपत्ति को अपने नाम पे नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कानून पार्टनरशिप फॉर्म को यहाँ पे आदमी मानता ही नहीं, अलग व्यक्ति मानता ही नहीं, तो उसके नाम पे किसी प्रॉपर्टी को रखा ही नहीं जाएगा। लेकिन एलएलपी में क्या है बाबू, सेपरेट एंटिटी लागू है, इसको अलग व्यक्ति मानता है, तो इसीलिए इसके नाम पे सारे एसेट्स को भी रखा जा सकता है, इसके नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इसके नाम से एलएलपी के नाम से किसी सेल परचेज, एसेट्स का सेल परचेज, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी होल्डिंग सब चीज हो सकता है। अगर लाइबिलिटीज का मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर का लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है और एलएलपी तो नाम से ही स्पष्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे क्या है कि पार्टनर का जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड है। हाँ, इसके बाद देखते हैं फिर राइट्स ऑफ पार्टनर। चलिए, तो राइट्स ऑफ पार्टनर में पहला पॉइंट है तुम्हारा एवरी पार्टनर हैज राइट, सभी पार्टनर को अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो सभी पार्टनर को अधिकार है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में अपना हिस्सा ले सकता है। समझ गए ना, बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है अपने मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेड एंड गिव हिज ओपिनियन ऑन ऑल मैटर ऑफ द फर्म, सभी पार्टनर को ये पूरा फुल्ली अधिकार दिया गया कि फर्म में किसी भी मैटर पे वो अपना राय मशवरा रख सकता है। समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा एवरी पार्टनर हैज राइट, सभी पार्टनर को अधिकार है टू हैव एक्सेस ऑल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, इंस्पेक्ट एग्जामिन एंड कॉपी देम, सभी पार्टनर को यहाँ पे ये भी अधिकार है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर लगता है किसी पार्टनर को कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ गलती किया जा रहा है, हाँ, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करवाना, चेक करवाना, हाँ, सीए को मंगवा करके चेक करवाना, उसका कॉपी मांगना, ये पूरा अधिकार है सभी पार्टनर को कि अगर किसी भी प्रकार का लग रहा है कि मेरे साथ बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड किया जा रहा है बिजनेस में, तो सभी पार्टनर को ये पूर्ण अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को रीचेक करवा सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है, वहां से कॉपी मांग सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। समझ में आया। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं पार्टनर आर इंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एग्रीड रेशियो। देखिए, तो ये हम बाद में समझेंगे, तो देखो सभी पार्टनर को ये समझेंगे कि क्या होता है ग्रिड रेशियो वगैरह। तो देखो सभी पार्टनर को अधिकार है कि जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है या तो इक्वली बांटे, या तो जो एग्रीमेंट किया उन लोगों ने कि किस हिसाब से हमें प्रॉफिट लेना है, क्या रेशियो रहेगा प्रॉफिट का, उसके हिसाब से बांटा जाए, नहीं तो फिर कैपिटल रेशियो में भी बांटा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट वेयर ए पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, अगर किसी पार्टनर को अधिकार दिया गया कि भैया आपने जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, तो वो पार्टनर बिल्कुल एलिजिबल है उस ब्याज को कलेक्ट करने के लिए। हाँ, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी ब्याज मिलेगा उस पार्टनर को। सपोज करो कि एक्स ने फर्म में कैपिटल लगा रखा है 5 लाख रुपया, और एक्स को बोला गया है फर्म के द्वारा यानी अदर पार्टनर के द्वारा कि भैया आपके कैपिटल पे द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट तभी मिलेगा, मान लेते 50,000 रुपया का इंटरेस्ट हुआ, ये इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट कमाएगा, तब लॉस के केस में ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद पांचवा का छठा पॉइंट देखते हैं ए पार्टनर हु हैज एडवांस्ड लोन, अगर मान लो कि यहाँ पे जेड, हाँ, फर्म को एडवांस दिया है लोन, जेड यहाँ पे क्या किया है कि लोन दिया फर्म को, क्योंकि फर्म को कोई लोन दे नहीं रहा था, तो जेड ने क्या किया, लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपए का।
तो अब इस लोन के ऊपर सपोज करो कि ये लोन का अमाउंट जो है ये कहीं से भी फर्म लोन लेता तो उस पे ब्याज भरता कि नहीं भरता। तो भैया जब जेड मदद कर दिया है फर्म को 2 लाख रुपए से लोन के रूप में, तो इसके ऊपर अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो एट द रेट ऑफ 6% पूरे साल का पर एनम 6% पूरे साल का ब्याज किसको मिलेगा, जेड को मिलेगा। इसके लिए जेड फुल्ली एलिजिबल है। हाँ, 7वां पॉइंट देखते हैं। ए पार्टनर हैज राइट टू इंडिम्निफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। अगर किसी पार्टनर ने, सपोज कीजिए यहाँ पे कि एम ने फर्म के बदला लाइबिलिटीज पेड किया है, यानी ये सपोज करो कि फर्म का रेंट था, रेंट भर दिया 15,000। तो ये रेंट किसको भरना था बाबू, पूरे फर्म का रेंट जाना था 15,000। अब एम है, एन है पार्टनर में, हाँ, ओ है, MNO, हाँ। अब ये एम को पूरा अधिकार है एन और ओ से वसूलेगा। सपोज करो कि सब आदमी 5-5 हजार करके भरता था, 5K करके रेंट में शेयर था। अब ध्यान दीजिएगा, तो एम ने जो 15,000 भरा है तो एम को पूरा अधिकार है कि जो भी 10,000 रुपया एक्स्ट्रा भरा है एन और ओ से वसूल करे। हाँ, ए पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। रिटायर का मतलब यहाँ 60 साल की उम्र होने के बाद जो रिटायर होता है वो बिल्कुल नहीं है। रिटायर का मतलब होता है लिव फ्रॉम द फर्म, लिव फ्रॉम द फर्म। और यहां ध्यान दीजिएगा कि किसी पार्टनर को अगर फर्म में इनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है किसी भी रीजन से, तो फर्म को छोड़ के जा सकता है, लेकिन जाने से पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देके जाना पड़ेगा कि भैया हम फर्म छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। चलो तो अब ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में देखेंगे, पार्टनर आर बाउंड टू कैरी द बिजनेस। तो सभी पार्टनर का अधिकार है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी सभी पार्टनर को अपने बिजनेस के अंदर मिलजुल के काम करना है और कॉमन एडवांटेज हो, मतलब सभी पार्टनर को अपने पर्सनल इंटेंशन के लिए काम नहीं करना है, पूरे फॉर्म के लिए काम करना है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, पार्टनर आर बाउंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल इच अदर। जो भी पार्टनर है सभी पार्टनर एक दूसरे पे वफादारी रख के काम करे। समझ में आया, ये ड्यूटीज है पार्टनर की। हाँ, partner are bound to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any or legal representative। अब सभी पार्टनर को ये अधिकार है, हाँ, कि जो भी अकाउंट का है वो फुल इंफॉर्मेशन और अकाउंट के संबंधित जितने भी मतलब जो भी सही सही अकाउंटिंग है या जो भी सही सही बातें लिखी हुई है अकाउंटिंग में और अकाउंट का फुल इंफॉर्मेशन, ये सारा जो भी है वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सभी बात सही से बताए। हाँ, समझे, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तहत अगर कोई भी बात ऐसा है तो मतलब कुल मिला के समझिए कि सभी पार्टनर का ये अधिकार है कि अपने अकाउंट को सही से मेंटेन करे, फुल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करे और जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी लीगल एस्पेक्ट, सपोज करो कि फर्म के ऊपर कोई केस चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इन सब तरह के बातों को भी फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करे और लोगों को बताए, मतलब लोगों से कुछ भी बात छुपाए नहीं। हाँ, फिर क्या, पार्टनर सेल इंडिम्निफाई द फर्म्स फॉर एनी लॉस कॉज बाय हिज नेग्लेक्ट। अगर मान लीजिए कि किसी पार्टनर की गलती से फर्म को कोई लॉस उठाना पड़ा है तो वो पार्टनर उस लॉस को इंडिम्निफाई करेगा, मतलब वो पार्टनर उस लॉस को की भरपाई करेगा। हाँ, फिर से अगर किसी पार्टनर ने कोई गलती किया है और उसके वजह से फर्म को नुकसान उठाना पड़ा है तो वो पार्टनर पूरा दायित्व है उसको कि उस लॉस का भरपाई करे। फिर चौथा क्या, 5वां पॉइंट है, ए पार्टनर मस्ट नॉट कैरी द बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म। अब पार्टनर जो है, ए पार्टनर मस्ट नॉट कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म। तो देखो, पार्टनर को अपने फॉर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। सपोज करो कि अगर मार्कर का बिजनेस हम लोग पार्टनरशिप के रूप में कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं कि हम बगल में एक और फॉर्म खोल दे अपने नाम से, समझ गया ना, एक अलग से हम बिजनेस स्टार्ट कर दे
और कंपटीशन करने लगे अपने फॉर्म से, तो अपने फॉर्म से कंपटीशन हमें नहीं करना है, इससे लॉस हम ही को होगा, समझ गए ना। फिर क्या, द पार्टनर्स आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट इक्वली, सभी पार्टनर बाउंड है कि जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा फॉर्म का, उन सब में क्या होगा, इक्वली शेयर करेगा, या फिर जो भी उसका एग्रीड रेशियो है उसके हिसाब से शेयर करेगा। नो पार्टनर कैन असाइन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू द अदर, ये सब समझाए थे। कोई भी पार्टनर बिना किसी पार्टनर के अनुमति के अपने इंटरेस्ट अपने जगह किसी और पार्टनर को नहीं ला सकता, समझ गए ना, अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर 8वां देखेंगे, इट इज ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, ये सभी पार्टनर का ड्यूटी है कि फॉर्म का प्रॉपर्टी फॉर्म के ही काम के लिए यूज किया जाए, पर्सनल काम के लिए नहीं यूज किया जाए। आई, अब समझते हैं बाबू पार्टनरशिप डीड। तो देखिएगा, तो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट के अंदर आता है। तो एग्रीमेंट में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, एग्रीमेंट पार्टनरशिप में दो तरीका से होता है, हाँ। एक तो होता है ओरल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, और दूसरा होता है रिटेन एग्रीमेंट, और दोनों एग्रीमेंट मान्य है, समझे, दोनों एग्रीमेंट मान्य है, हाँ। एक होता है ओरल एग्रीमेंट, दूसरा होता है रिटेन एग्रीमेंट। अब देखना बाबू, ओरल एग्रीमेंट में इसको कहीं कहीं पे लिखा रहेगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहां क्या है, कागजी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड जो बनाया जाता है वो पार्टनरशिप डीड स्टाम्प पेपर पे नहीं बना है, बस मुंह से हम लोगों ने ओरली एग्रीमेंट कर लिया है कि चलो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रिटेन एग्रीमेंट में क्या है कि प्रॉपर एक स्टाम्प पेपर पे जितनी भी बातें हम लोगों को रखनी थी अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, वो सारे बातों को हम लोग एक स्टाम्प पेपर पे रिकॉर्ड करके कोर्ट से सिग्नेचर मोहर, पार्टनर का सिग्नेचर मोहर, ये देख रहे हैं ना, ये पार्टनरशिप डीड है, हाँ, ये जो बना हुआ है ये पार्टनरशिप डीड है, इन पे एक कोर्ट का सिग्नेचर मोहर एक लीगल फॉर्मेट में सारा कुछ हम लोगों ने किया हुआ है। तो देखिएगा रिटेन में तो खैर कोई बात है ही नहीं, आपको फॉर्म के अंदर जो भी पॉइंट्स रखने हैं, फॉर्म को स्टार्ट करते टाइम पे जो भी बातें रखनी है सारा बात रिकॉर्ड करो, और उससे क्या कर लो, एक रजिस्टर्ड करवा लो स्टाम्प पेपर पे, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, रिटेन एग्रीमेंट, हाँ। तो सर क्या, अगर क्वेश्चन पूछे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटेन हो सकता है, तो आपको बोथ आंसर क्या बताना है, बोथ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, यानी ओरल एग्रीमेंट एज वेल एज रिटेन एग्रीमेंट बोथ आर वैलिड, हाँ, दोनों वैलिड है, हाँ। आइए, तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट में ये सारा कुछ आप देख ही रहे हो, हाँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है। समस्या क्या आता है यहाँ पे, ओरल एग्रीमेंट में अगर झगड़ा हो तो क्या हो सकता है, तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजन दिया गया, कुछ गाइडेंस दिया गया है, हाँ, प्रोविजन दिया गया है कि क्या क्या हो। आइए उस बात को देखते हैं, हाँ। वो बात यहाँ पे है, हाँ। तो देखो, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बात लिखा हुआ है, जब पार्टनरशिप डीड ओरल में होगा तब क्या होगा। तो देखो, सैलरी की झंझट हो सकती है, कोई पार्टनर बीच में सैलरी मांगने लगेगा कि भैया हमको सैलरी चाहिए, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा उससे, तो नहीं मिलेगा, नो सैलरी और कमीशन अलाउड, नहीं मिलेगा, हाँ। जब ओरल एग्रीमेंट में ध्यान दीजिएगा, जब ओरल एग्रीमेंट आप बनाए हो तो उस केस में कोई भी पार्टनर बीच में सैलरी नहीं मांग सकता है, हाँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो इक्वली बांटा जाएगा, हाँ। किसी ने कितना कैपिटल लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से जो कमाई होगा, फर्म से जो कमाई होगा, उस प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा। अब किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया है फर्म को और वो कह रहा है मुझे मेरे कैपिटल पे ब्याज चाहिए, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउ, हाँ, ये सब कुछ अलाउ नहीं होगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउ, हाँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस
लोन इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय द पार्टनर। अब ये केस क्या है, तो जब किसी पार्टनर ने संकट समय में अपने फर्म को कुछ लोन दिया था। सपोज करो कि एक्स थोड़ा अमीर आदमी है, एक्स के पास पैसा था, तो वाई जेड सब परेशान है कि फर्म बंद होने वाला है। हाँ, वाई जेड वाई, हाँ, और ये एक्स। अब बताओ बुआ, सब परेशान है कि फर्म बंद होने वाला है, फर्म को चाहिए लोन की आवश्यकता। एक्स ने बोला भैया मेरे घर में तो पैसा पड़ा हुआ है, चलो मैं 5 लाख रुपया देता हूँ, लेकिन ये पैसा मैं लोन के रूप में दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? एज ए लोन, एज ए लोन के रूप में ये पैसा मैं दे रहा हूँ। तो बताओ एक्स को इस लोन के ऊपर क्या ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर नहीं कुछ लिखा है, ओरल एग्रीमेंट में तो कुछ लिखा नहीं रहेगा कि कितना ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि भैया ये पार्टनर एक्स पूरा पूरा, हाँ, एक्स को पूरा पूरा अधिकार मिला है कि 6% के हिसाब से वो इस लोन पे ब्याज वसूल करेगा। समझे? क्यों नहीं करेगा बाबू? अगर ये लोन कहीं और से लिया रहता तो क्या फर्म ब्याज नहीं पे करता? उस पे करता। तो अब संकट समय में अगर एक्स ने इस फर्म को साथ दिया है, तो फर्म का तो ये पूरा दायित्व तो है ना कि एक्स को क्या करे, एक्स के लोन पे ब्याज दे। भले ये पार्टनर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैसा लोन के रूप में ट्रीट हो रहा है, ये कैपिटल है ही नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर फर्म से कोई बंदा पैसा निकाल लेता है, तो फर्म क्या उससे ब्याज वसूलेगा? सपोज करो कि फर्म है, ये फर्म है, फर्म से जेड 5,000 रुपया निकाल लिया प्राइवेट यूज के लिए। किसके लिए निकाल लिया? प्राइवेट यूज के लिए। समझे? प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया। तो प्राइवेट यूज के लिए अगर निकाल लिया 5,000 रुपया फर्म से, हाँ, फर्म से कौन निकाल लिया बाबू? जेड निकाल लिया। तो ये तो वाई का, सॉरी, वाई निकाल लिया, तो वाई के लिए तो ये ड्राइंग कहलाएगा। तो इस ड्राइंग पे क्या वाई ब्याज पे करेगा फर्म को? तो नहीं करेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉट अलाउ होगा। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये जितने भी नियम है ना, ये सारे नियम खत्म हो सकता है। तो देखो, ऑल पार्टनर इफ ऑल पार्टनर आर एग्रीड ऑन सेम सेम कंसेंट, अगर सभी पार्टनर एक विचार पे सहमत हो जाए, तो दिस रूल कैन बी वायोलेटेड, दिस रूल कैन बी वायोलेटेड। तो ध्यान देना, अगर सभी पार्टनर मिलके कहता है कि चल भाई सैलरी पे सैलरी दे दो, ओरल एग्रीमेंट है तो भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है चलो किसी को सैलरी मिलना है तो दे दो, हाँ वो ज्यादा काम कर रहा है दे दो, सब पार्टनर अगर राजी हो जाए तो मिल जाएगा। अगर सब पार्टनर कहता है कि चलो उसके कैपिटल पे ब्याज दे दो तो मिल जाएगा। तो ये रूल कब है? जब झगड़ा होगा, तो उस केस में ये सारा रूल है। अगर सब पार्टनर सहमत है अपने राजी मंजूरी से, अगर मान लो घर में कोई जमीन का बंटवारा होता है, अगर सब भाई अगर राजी हैं तो कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर सब भाई राजी नहीं, कोई कहता है मुझे ये यहां से मिलना चाहिए, कोई कहता है मुझे यहां से मिलना चाहिए, तब क्या होता है? तब कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कोर्ट आएगा तो इस हिसाब से ये जो नियम है इस हिसाब से चलेगा। अगर सब पार्टनर राजी हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हिसाब से होगा। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये सारा कुछ तो हम आपको बता ही दिए थे। हाँ, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो देखिएगा ये सारा कुछ हम आपको बता दिए थे कि क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जब तक सब पार्टनर राजी नहीं होगा तब तक हम किसी नए पर्सन को नहीं ला सकते बिजनेस में। पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सभी जितने भी पार्टनर, एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर को अधिकार है कि अपने बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में। हाँ, राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स, एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर को अधिकार है कि अगर उसे शक होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवा सकता है। माइनर, माइनर को हम एडमिट नहीं करते हैं बिजनेस में, समझ गए? दो ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही में एडमिट फॉर बेनिफिट ऑफ द फर्म। हाँ, फर्म से अगर कोई बेनिफिट होता है, जैसे
जैसे कि कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है माइनर को, अन्यथा लॉस वगैरह में माइनर को शेयर नहीं करना पड़ता। वैसे ये माइनर वाला केस जो है ना, ये आपका लॉ में कवर है, तो अकाउंट में इतना डीपली हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो सभी पार्टनर को पूर्णतः स्वतंत्र है कि जब मन करे फर्म को लिव फर्म को लिव करके जा सकता है, यानी फर्म को छोड़ करके जा सकता है। रिटायरमेंट का मतलब 60 साल नहीं होता है यहाँ पे, हाँ, ऊपर भी बोले थे। तो जब जिस पार्टनर को मन है अपने फर्म से, वो निकल सकता है, लेकिन क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, करना ये होगा कि एक प्रॉपर नोटिस देके जाना पड़ेगा कि हम किस रीजन से जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, समझे। डेथ ऑफ पार्टनर, ये भगवान के प्यारे, तो इसमें तो किसी का बस का बात है नहीं, किसी का चलता नहीं। अगर कोई पार्टनर मर गया है, तो क्या फॉर्म को बंद करना है या फॉर्म को आगे और पार्टनर लाकर कंटिन्यू करना है, तो इन सब बातों पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाने से क्या फायदा होता है, हाँ? तो पार्टनरशिप डीड बनाने से देखो क्या होता है, तो जितनी भी बातें रहती हैं वो सब लिखा रहता है, किस पार्टनर का क्या राइट है, किस पार्टनर का क्या ड्यूटीज है, किसका कितना लाइबिलिटीज है, सभी का रिलेशनशिप बताया रहता है कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किसका क्या रिलेशन है फॉर्म में। अवॉइड ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन, कभी कंफ्यूजन की समस्या अगर उत्पन्न होती है, तो सारी बात क्या है, एक लिखित है, तो लिखित बात रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो वहां से पढ़ के उस चीज को समझा जा सकता है, और बताएंगे कि भाई आप क्यों कंफ्यूज हो रहे, देखो पार्टनरशिप डीड में तो पहले से लिखा हुआ है ये चीज। हाँ, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट झगड़ा होती है तो पार्टनरशिप डीड वहां अगर बना है तो हेल्प होता है उस झगड़े को खत्म करने में। हाँ, बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। हाँ, ओरल एग्रीमेंट से भी काम चलता है, लेकिन बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग करना है, बिना झगड़ा लड़ाई का अच्छे से चलाना है, तो क्या है, मतलब पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, समझ गया ना। गुड एविडेंस, ये एक प्रकार से आपका क्या है, एविडेंस है, हाँ, जो कोर्ट के पास आप अगर मान लो कभी कुछ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर के बीच, तो कोर्ट के पास आप जाएंगे केस करने किसी पार्टनर पे, तो कोर्ट आपसे क्या मांगेगा, कहेगा कि भैया तुम्हारा डीड कहाँ है, एग्रीमेंट कहाँ है, तो आप कोर्ट को क्या आप कहोगे कि नहीं हम तो ओरल एग्रीमेंट किए थे। हाँ, ओरल एग्रीमेंट, अब ओरल एग्रीमेंट के टाइम पे ओरल एग्रीमेंट किए थे, तो इसमें क्या है, केवल 5 चीजों का प्रोविजन है जो कि ऊपर डिस्कस किए। उसके अलावा अगर कोई झगड़ा है तो कोर्ट को भी दिक्कत आ जाएगा उसको फैसला करने में। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड बना के अगर व्यवसाय करें ना, रिटेन में अगर हम व्यवसाय करें पार्टनरशिप डीड बना के, तो कोर्ट के लिए एक अच्छा एविडेंस भी तैयार हो जाता है पार्टनरशिप डीड के नाम से। हाँ, चलिए, फिर आता है बात कि इट इज नेसेसरी, क्या पार्टनरशिप डीड बना के ही व्यवसाय हो सकता है, तो नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं, नॉट कंपलसरी है यहाँ पे। हाँ, कि पार्टनरशिप डीड बना के ही हम केवल व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। हाँ, फिर है प्रश्न, इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो इसका भी जवाब आएगा नो। पार्टनरशिप डीड हम कई बार बोल चुके, ओरल भी बनता है एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बिजनेस ओरल भी स्टार्ट हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट बना के भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए रिटन एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता पड़ भी सकती है या नहीं भी पड़ सकती है, इसीलिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इट इज नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड, नहीं, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आया बात समझ में, चलिए तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पार्टनरशिप का ऑलमोस्ट जो भी थ्योरी होता है वो कवर हो गया। हाँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस जो भी है क्लास 12th का 11th का सारा कंप्लीट करें। हाँ, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।